A very special good evening, my dear friends. I am Manu and welcome to our YouTube channel Replication of Manu. सो आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए मस्ट बीबीआई क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को डेली 7:30 बजे ज्वाइन करना है। आप सभी को डेली क्लासेस दी जाती है, तो आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला यहाँ पे आ चुका है, ये क्या है? तो ये आपका क्या है दोस्तों? तो ये आपका क्या है? ये आपका सिलेबस है। देखिए ये जो टोटल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये आपका सिलेबस है। क्या है? सिलेबस है। तो सिलेबस में थोड़ा समझाना चाहूँगा या फिर आप खुद से भी समझ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको जो है टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 125 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद जीके से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। यानी बोले तो एक क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बिंदास आप लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल 90 के 90 क्वेश्चन को आप लोग मतलब अंदाज से भी मार के आ सकते हैं, ठीक है। तुक्का जिसको कहते हैं मारना। और इसके लिए जो आपको मार्क्स दिया जाएगा वो टोटल मार्क्स जो है दोस्तों 450 मार्क्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन बराबर, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स देगा तो स्वाभाविक है ना कि 90 क्वेश्चन पूछेगा तो 9 5 45, 450 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए समझ लीजिएगा आप लोग इसको। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है, चाहे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लेना है जिसका नाम है रिप्लिकेशन ऑफ मनु, या फिर दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बाकी आपको यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइक कर देना है और शेयर कर देना है और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लेना है। आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज मिलेंगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दक्षिणी अंटार्कटिक अपवाह कहते हैं, प्रति चुंबकीय अपवाह कहते हैं, सी में कह रहा है प्रति अंटार्कटिक अपवाह कहते हैं, डी में कह रहा है उत्तर अंटार्कटिक अपवाह कहते हैं। बताइएगा क्या कहते हैं? ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? बताइएगा। तो ये कहते हैं दोस्तों दक्षिणी अंटार्कटिक, क्या कहते हैं? दक्षिणी अंटार्कटिक अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी अंटार्कटिक अपवाह कहते हैं। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। और मैं आपको सेल्फ स्टडी किस तरीके से करना है मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति क्या कह रहा है? राष्ट्रपति की रिक्त अवश्य भरनी होती है के भीतर, यानी कितने दिनों के भीतर? 6 महीने के अंदर। और उसके बाद बी में कह रहा है 12 महीने, सी में कह रहा है 1 महीने और डी में क्या कह रहा है 3 महीने। बताइएगा तो कितने दिनों के अंदर जो है राष्ट्रपति के पद को जो है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस पद को कितने दिनों के अंदर भर देना जरूरी माना जाता है? बताइएगा। यानी रिक्त पदों की पे जो है नियुक्ति होना जो है आवश्यक माना जाता है कितने दिनों के अंदर? तो ये हो जाएगा दोस्तों, अगर राष्ट्रपति के पद की रिक्ति जो है अवश्य भरनी चाहिए कितने दिनों के अंदर? पता है ये आपको 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। कितना? 6 महीने के अंदर, ठीक है। कितना? 6 महीने के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए इस सब का आंसर तो आप लोग जानबे करते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर ही दे रहे हैं सभी लोग, मुझको उम्मीद है मेरे को। चलिए यहाँ पे कह रहा है कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? बताइएगा कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? ए में कह रहा है राजस्थान, बी में कह रहा है छत्तीसगढ़, कहाँ से होकर नहीं जाती है? ए कह रहा है कर्क रेखा जो है कहाँ से होकर नहीं जाती है, ठीक है। उड़ीसा हो गया, सी में कह रहा है उड़ीसा, डी में कह रहा है त्रिपुरा। जी हाँ, तो जो भी लोग यहाँ पे राजस्थान कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल गलत आंसर है दोस्तों। तो कर्क रेखा जो है दोस्तों ये आपको उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो गुजरती किससे है? तो उड़ीसा से होकर, ओडिशा होना चाहिए इस तरीके से, उड़ीसा होना चाहिए, उड़ीसा। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उड़ीसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उड़ीसा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है? यानी कर्क रेखा जो है कहाँ से होकर नहीं जाती है? तो उड़ीसा से होकर नहीं जाती है। तो जाती कहाँ से है दोस्तों? तो कर्क रेखा जो है मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। याद रखिएगा इतने चीज को। और उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए नोट्स आपको बाकी टेलीग्राम पे लिखा हुआ मेरे हाथों का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से, क्या कह रहा है निम्न में से, कह रहा है निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है। कोणांक बी में कह रहा है कोरोमंडल, और डी में कह रहा है कन्नाड, और डी में कह रहा है मालाबार। बताइएगा निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है। ठीक है, नहीं जाती है। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल। जो भी लोग ठीक कर रहे हैं, कोरोमंडल जो है पश्चिमी घाट के, कह रहा है कोरोमंडल जो है तटीय पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है। ठीक है, याद रखिएगा क्या, कोरोमंडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बी नंबर ऑप्शन टिक किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारत में, क्या कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? बताइएगा वन्य में जो भी जीव है उसके लिए मतलब संरक्षण यानी कि उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अधिनियम जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? बताइएगा। तो ये आपको लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? 1972 में। कब लागू किया गया था? 1972 में, जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, सॉरी वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम लागू किया गया था ये आपको 1972 में लागू किया गया था। और ये जितने भी जंगल में जानवर होते हैं उसके सुरक्षा के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, 1972 ईस्वी में। उम्मीद है कि आप लोग बी ए नंबर ऑप्शन टिक किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है स्थापना वर्ष किस वर्ष में हुई थी? वर्ष यानी कि डैश कह रहा है, वर्ष में हुई थी। बताइएगा किस वर्ष में हुई थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी? बताइएगा। तो ये हुआ था दोस्तों, ए में कह रहा है 1857, बी में कह रहा है 1885, सी में कह रहा है 1905 और डी में कह रहा है 1901। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये कब हुआ था पता है आपको? एग्जैक्ट टाइम बताइएगा थोड़ा। तो ये हो जाएगा आपको 28 दिसंबर। कब हुआ था? 28 दिसंबर कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को जो है इसका स्थापना हुआ था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इस तारीख को याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अगर 28 दिसंबर 1885 बोले तो 1800 है ना, तो दोनों को टिक कीजिएगा। 28 दिसंबर दोनों एक साथ ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर अगर एक रहता है कि 28 दिसंबर नहीं रहता है और यहाँ पे जो हो जाएगा 1885 रहता है, तो आप लोग किसको टिक कीजिएगा? केवल और केवल 1885 को। ठीक है, चलिए यानी कि यहाँ पे जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। रामायण को माना जाता है दार्शनिक ग्रंथ, महाभारत को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, और डी में कह रहा है पुराण को जो है दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। बताइएगा दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन जो है 2000 कितना में पूछा गया है? 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2013 में। ठीक है, 2013 का ये क्वेश्चन है। बताइएगा दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। क्या हो जाएगा? उपनिषद को जो है ये आपको दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा उपनिषद को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए उम्मीद है कि आप लोग सही जवाब ही दिए होंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में अत्यधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत में कह रहा है भारत में अत्यधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइएगा आप लोग। ए में कह रहा है दिल्ली, बी में कह रहा है पौंडुचेरी, सी में कह रहा है छत्तीसगढ़ और डी में कह रहा है लक्षद्वीप, है ना। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा लक्षद्वीप, क्या लक्षद्वीप हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए तो यहाँ पे सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए हाँ, पूजा कुमारी, नीलम कुमारी, हाँ क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, हाँ सही है 8 का डी, जी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कर रहा है 2010 में, क्या 2010 में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट, है ना, यूनाइटेड स्टेट में भारत की राजदूत थी या फिर थे? बताइएगा कौन थी या फिर थे। ए में करा मीरा शंकर, बी में करा निरुपमा राव और डी सी में करा अरुण जेटली और डी में करा मोन्टेक्सी। बताइएगा 2010 में जो है यूएसए, ये करंट अफेयर हो गया आपका। ये क्या हो गया? आपका करंट अफेयर हो गया दोस्तों, ये आपको करंट अफेयर हो गया। ठीक है, 2010 में जो है यूएसए में भारत की राजदूत
थी या फिर थे, कौन थे बताइएगा। तो ये आपको राजदूत जो थी या फिर थे कौन था दोस्तों, तो ये आपको थे कौन, मीरा शंकर थे। क्या, मीरा शंकर थे, कौन थे, मीरा शंकर, यानी ए इज राइट आंसर। जो भी लोग ए कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। तो ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। ए जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, रोम में, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं रोम हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। तो रोम हो गया दोस्तों। और यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इस यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संगठन है, कृषि एवं मुख्यालय जो था दोस्तों, इस संगठन की स्थापना कब हुआ था, स्थापना के बारे में बात करेगा तो आप टिक कीजिएगा 16 अक्टूबर, कितना, 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसको हस्तांतरित किया गया था कब, इसको हस्तांतरित जो किया गया था रोम में ट्रांसफर किया गया था 1900 कितना, रोम में जो ट्रांसफर किया गया था इसको 1951 ईस्वी में, कितना, 1951 ईस्वी में इसको रोम में ट्रांसफर कर दिया गया। ये पहले बना था कहाँ पे, क्विक नगर कनाडा में बना था, क्विक नगर कनाडा में इसका स्थापना हुआ था, और इसको रोम में ट्रांसफर किया गया 1951 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कर रहा है दशमलव प्रणाली। क्या कर रहा है, दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई बताइएगा। आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, नागार्जुन ने, बताइएगा। दशमलव प्रणाली जो है ये सबसे पहले किसने चलाया था बताइएगा। तो ये दशमलव प्रणाली जो चलाया था दोस्तों, ये आपको आर्यभट्ट चलाए थे। कौन, आर्यभट्ट चलाए थे, ठीक है, याद रखिएगा। दशमलव प्रणाली जो है आर्यभट्ट चलाया था, यानी कि ए इज राइट आंसर। जो भी लोग ये नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं, यानी कि 100% राइट है जो भी लोग ये नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान जो है हमें कहां से मिलता है बताइएगा। ताम्रपंत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से, और डी में कर रहा है साहित्य से, बताइएगा। सिंधु सभ्यता का ज्ञान मिलता है, सिंधु सभ्यता का ज्ञान जो मिलता है दोस्तों, ये आपको कहां से मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको पुरातात्विक उत्खनन से, क्या, पुरातात्विक उत्खनन से इसका ज्ञान मिलता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कलिंग, क्या, कलिंग कह रहा है कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन थे बताइएगा। ए में कह रहा है, ए में क्या कह रहा है, सम्राट अशोक, बी में कह रहा है कारवेल, सी में कह रहा है अजात शत्रु, डी में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पिछले क्लास में भी आया था, ये आपको 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना, 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहा है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सम्राट अशोक हो जाएगा। कौन, सम्राट अशोक हो जाएगा, सम्राट अशोक हो जाएगा। कौन, सम्राट अशोक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे सम्राट अशोक जी को याद रखिएगा, अशोक जी को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो ये कह रहा है रेशम उत्पादन, क्या कह रहा है, रेशम उत्पादन, सॉरी यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। कह रहा है रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माना जाने वाला शहर कौन सा है बताइएगा। लखनऊ है, वाराणसी है, श्रीरंगपट्टनम है, और डी में कह रहा है दरभंगा, यानी जो कि बिहार में है, ठीक है। बताइएगा रेशम उत्पादन, रेशम कीट का जो उत्पादन में होता है वो उसकी दृष्टिकोण से जो है सबसे अच्छा माना जाने वाला शहर कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको कौन सा शहर है दोस्तों, ये आपको वाराणसी है, क्या, वाराणसी है, क्या, वाराणसी है, ठीक है। वाराणसी शहर जो है सबसे अच्छा माना जाता है, किस चीज के लिए, रेशम कीट उत्पादन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है शिवाजी, क्या कह रहा है, कह रहा है शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा बताइएगा। शिवाजी सहजी भोसले के माता जीजाबाई का, और सी में कह रहा है गुरु कोंडदेव का, और डी में कह रहा है ऑल का, बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, डी में होना चाहिए था, क्या, डी में होना चाहिए था, आपको यहाँ पे होना चाहिए था माता जीजाबाई होना चाहिए था, और उसके बाद यहाँ पे ये होना चाहिए था, क्या, माता जीजाबाई, और इसके बाद क्या होना चाहिए था, गुरु कोंडदेव, क्या, गुरु कोंडदेव, यानी कि बी और सी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था इसमें, बी एंड
सी होना चाहिए था राइट आंसर, ठीक है। बी और सी, ऑल नहीं होगा, बी और सी होगा, ठीक है। चलिए नोट्स में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की, क्या कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों ये आपको कौन सी है। ए में कह रहा है गोदावरी, बी में कह रहा है ब्रह्मपुत्र, सी में कह रहा है गंगा और डी में कह रहा है कावेरी। बताइएगा दोस्तों। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों उसका लंबाई कितना है तो बताइएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सा, ये आपको है कौन सा दोस्तों, ये आपको है गंगा नदी। जो भी लोग गंगा नदी एक के बारे में आप लोग टिक कर रहे हैं, चलिए तो जो भी लोग गंगा नदी को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। इसकी लंबाई कितनी है टोटल, तो इसकी लंबाई जो है टोटल दोस्तों वो आपको 2510 किलोमीटर है। कितना, गंगा नदी की लंबाई जो है 2510 किलोमीटर है, ठीक है। और उपमहाद्वीप की दृष्टिकोण से देखें हम लोग तो ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो होगी वो सबसे लंबा हो जाएगा उपमहाद्वीप की दृष्टिकोण से, ठीक है, ठीक है। उपमहाद्वीप की दृष्टिकोण से कौन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है ये सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ पे भारत की दृष्टिकोण से बोलेगा भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये आपको गंगा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत, क्या कह रहा है, भारत में हिमालय, क्या भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है बताइएगा। कोराकोरम K2 और बी में कह रहा है कंचनजंगा, सी में कह रहा है नंदा देवी और डी में कह रहा है माउंट एवरेस्ट। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइएगा दोस्तों। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपको कौन सा है तो कंचनजंगा है। जो भी लोग कंचनजंगा को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी हाइट जो है इसका कितना है, ये आपको 8500 कितना है दोस्तों, ये आपको इसकी हाइट जो है कंचनजंगा की हाइट जो है ये 8895 मीटर है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों इसकी हाइट को। और यहाँ पे बात करें तो कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा को वर्ष के 5 खजाने के रूप में खजाने के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। यह विश्व क्या कंचनजंगा जो है पूरे वर्ल्ड में जो है तीसरे नंबर पे सबसे ऊंचा पर्वत चोटी में आता है। क्या कंचनजंगा जो है पूरे विश्व में तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी में आता है, ठीक है। कंचनजंगा 3 नंबर पर आता है पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, ऊंचाई में 3 नंबर पर आता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के राष्ट्रपति, क्या भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। भारत के राष्ट्रपति को जो है शपथ ग्रहण कौन करवाता है। ए में करा भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी में करा भारत का उपराष्ट्रपति, सी में करा भारत का लोकसभा अध्यक्ष, डी में क्या करा है भारत का रक्षा मंत्री। बताइएगा भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसको शपथ ग्रहण करवाने का काम कौन करता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत का जो भी राष्ट्रपति होता है उसको शपथ ग्रहण जो करवाने का काम करता है वो आपको कौन करता है, भारत का जो भी मुख्य न्यायाधीश होता है यानी जज जो होता है, मुख्य जज जो होता है वो करवाता है, ठीक है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों, जो भी लोग टिक कर रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं ए नंबर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर होगा उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। ए नंबर 100% राइट है दोस्तों। भारत के जो भी राष्ट्रपति होते हैं उसको शपथ ग्रहण करवाने का काम भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे। ए में कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में कर रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी में कर रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी में कर रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे दोस्तों ये आपको कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ए इज राइट आंसर। जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है योजना आयोग, क्या कह रहा है, योजना आयोग क्या है बताइएगा। योजना आयोग जो है दोस्तों एक संवैधानिक निकाय है, बी में कह रहा है एक सलाहकारी निकाय है, सी में कह रहा है एक गैर संवैधानिक निकाय है और डी में कह रहा है एक कार्यकारिणी संस्था है। बताइएगा दोस्तों योजना आयोग क्या है। योजना आयोग जो है दोस्तों एक कार्यकारिणी संस्था है, ठीक है। योजना आयोग क्या है, एक कार्यकारिणी संस्था है। क्या है, एक कार्यकारिणी संस्था है, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। और ये योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया पता है आपको, वर्तमान में इसका नाम जो है क्या है पता है आपको, इसका नाम है नीति आयोग। क्या, नीति आयोग इसका नाम बदल के कब कर दिया गया है, नीति आयोग इसका नाम बदला गया है, ठीक है। और ये कब बदला गया है दोस्तों, तो ये आपको 2014 में बदला गया है। कब, 2014 में, ठीक है। चलिए
आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। तो योजना आयोग का नाम जो है ये आपको नीति आयोग कर दिया गया है 2014 में, ठीक है, नाम बदल दिया गया है योजना आयोग का और इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए ये था कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और डेली आपको 7:30 बजे ज्वाइन करना है क्लास को दोस्तों। और यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिखे हैं, आज थोड़ा कुछ अलग हो जाए। मैदान में हारा हुआ इंसान वापस जीत को हासिल कर सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान जो है कभी जीत नहीं पाता है दोस्तों। तो आप लोग कभी मन से मत हारिएगा, ठीक है, उम्मीद और आशा कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, मेरे लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड जो है ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज मिलती रहें दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रिप्लिकेशन ऑफ टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास का नोट्स जो है मेरे हाथों का लिखा हुआ वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पीडीएफ के तौर पे, जहां से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स।